नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस नदी में है? पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सतलुज, तीसरा है यमुना, चौथा है गोदावरी। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से आती है यमुना। देख लो, हमारे देश की राजधानी में ये नदी बहती है और इतनी गंदी हो चुकी है हमारी यमुना नदी कि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है आज के टाइम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यमुना। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा रोग जलजन्य रोग यानी कि पानी से फैलता है? तो इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है नेत्र श्लेष्मा शोथ। आपको ये बहुत मुश्किल से नाम लग रहे होंगे, पर ये है कुछ नहीं। ये अगर आप इंग्लिश में इनके नाम सुनोगे तो बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो आंखों से जुड़ी हुई बीमारी पहला नहीं है ये। ठीक है, श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, नहीं है ये। श्वास नली शोथ यानी कि जो आपके सांस लेने की नली होती है उसमें दिक्कत हो जाती है, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अतिसार। अब आप सोच रहे हो कि अतिसार क्या है भाई? अतिसार का मतलब है डायरिया, यानी आपको उल्टी होना, दस्त होना, पेट की कोई भी प्रॉब्लम होना। तो जब भी आप गंदा पानी पी लेते हो, पॉल्यूटेड पानी पी लेते हो, तो आपको अतिसार हो जाता है ना। आँखों में तो प्रॉब्लम नहीं होती उससे, ना ही आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, आपके पेट में दिक्कत हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा आपको, उल्टी दस्त ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, अतिसार का मतलब है डायरिया। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? यानी जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसका क्या रीज़न है? पहला जल प्रदूषण, दूसरा भूमि प्रदूषण, तीसरा शोर प्रदूषण यानी कि आवाज़ यानी साउंड पोल्यूशन, फोर्थ है हमारा वायु प्रदूषण। अब एसिड रेन होती है बादलों से, बादलों से एसिड नहीं बरसता। हमारे एनवायरनमेंट में जब एसिड होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है, तो जब बारिश होती है तो वो पोल्यूशन के साथ आती है, तो हार्मफुल होती है हमारे लिए बहुत। वो एसिड रेन कब होती है? जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो, यानी हवा में पोल्यूशन हो, पानी में नहीं। कि ज़मीन के नीचे अगर मान लो तालाब में पानी है, वो गंदा है, वो उड़ के नहीं जाएगा गंदा का गंदा, और वो नहीं बरसता एसिड रेन। एसिड रेन तब होती है जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो। ऊपर से तो पानी साफ ही बरसता है, पर उस एनवायरनमेंट के पोल्यूशन में मिलकर वो एसिड रेन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो वो है हानिकारक बारिश होती है, तो उसी को बोलते हैं एसिड रेन। तो इसका आंसर जल प्रदूषण नहीं होगा, इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, वायु प्रदूषण। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष, एक होता है अपकर्ष। प्रति मतलब उल्टा, तो आपकी सिचुएशन के उल्टी हो रही है कोई चीज़, यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया। और अपकर्ष कारक वे हैं जब आप किसी चीज़ की तरफ खींचे चले जाओ, जो आपको अट्रैक्ट करे। जैसे आप अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए अगर अपने एरिया को छोड़ के जाते हो, तो वो अपकर्ष कारक हैं। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस चीज़ के दो फैक्टर हैं, तो ये है हमारे प्रवास के, यानी कि माइग्रेट करने के। एक जगह को छोड़ के जब आदमी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं, या तो प्रतिकर्ष या अपकर्ष। प्रतिकर्ष वे जब आपको मजबूरी में छोड़ के जाना पड़े, अपकर्ष वे जब आप अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए छोड़ के जाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, प्रवास के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण और प्रदूषक में क्या भेद है? प्रदूषण और प्रदूषक, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण है जो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, हमारी ज़मीन, हमारी हवाएं, कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। और जिस चीज़ ने खराब की है वो प्रदूषक कहलाएगा। पोल्यूशन और पोल्यूटेंट, पोल्यूशन मतलब जब आपके आसपास की चीज़ें खराब हो जाएं तो क्या फैल गया? पोल्यूशन फैल गया। और जिस चीज़ की वजह से खराब हुई हैं वो होते हैं प्रदूषक। प्रदूषण से अभिप्राय वायु, भूमि तथा जल साधनों का अवनयन तथा हानिकारक बनना है, यानी कि जब हमारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं और हार्मफुल हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक उन पदार्थों को कहते हैं जो वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रदूषक हैं। ये जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, क्या है? प्रदूषक है। जो आप कूड़ा करकट फैलते हो, कूड़ा करकट क्या है? प्रदूषक है। तो जब भी आपके आसपास की चीज़ें खराब हों तो वो प्रदूषण फैलना है, और जिन चीज़ों की वजह से खराब हुई हैं वो होते हैं प्रदूषक। अब देख लो सेकंड क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत बताइए। अब जो हमारी हवा है वो गंदी क्यों होती है ये बताना है हमें। दो टाइप की चीज़ें हैं जो हमारी हवा को ख़राब करती है। एक तो वो जो कि नेचुरली होती हैं, जैसे कोई गैस निकलना, ठीक है, धूल हो गई, तूफ़ान हो गई, ये भी तो हमारे हवा को ख़राब करती हैं। और दूसरी वो जो कि आदमियों की वजह से होती हैं, जैसे हमने नई नई चीज़ें बना दी, AC बनाए, फ्रिज बनाए, इनसे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं उनसे कितना पोल्यूशन निकलता है, जो हमारी मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल्स हैं, उनसे कितना पोल्यूशन फैलता है। तो दो टाइप की हैं, एक तो प्राकृतिक, प्राकृतिक में देख लो कौन कौन सी, ज्वालामुखी विस्फोट,
धूल, तूफान, अग्नि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल हैं। उसके बाद मानवकृत, मैन मेड, जैसे कारखाने जो फैक्ट्रीज़ हैं वो पोल्यूशन फैलाती हैं। नगर केंद्र यानी बड़ी बड़ी सिटीज़ वो पोल्यूशन फैलाते हैं। मोटर वाहन यानी वही आपकी कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक जो भी है सब कुछ। वायुयान यानी प्लेन। उर्वरक, फर्टिलाइज़र्स, पीड़क जीवनाशी, कीड़े मकोड़े उनको मारने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हो, खेतों में भी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होती हैं ये, तो इससे भी एयर पोल्यूशन फैलता है। ताप बिजली घर, जो कि हीट से बिजली बनाई जाती है, उससे भी बहुत पोल्यूशन फैलता है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन को फैलाती हैं। अब देख लो थर्ड क्वेश्चन, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। देखो आपको वर्ड मुश्किल लगते होंगे कई, पर आप इन वर्ड्स को तोड़ के देखना, फिर आपको ईजी लगने लगेंगी। और जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपने एग्जाम में एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आपको इंग्लिश में ईजी लगेगा वो। अब ये लिखा हुआ है अपशिष्ट निपटान, अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो लिखा होगा वेस्ट मटेरियल। अब अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, नगर मतलब सिटी, तो कह रहे हैं जो नगर में सिटीज़ का वेस्ट मटेरियल है, जो कूड़ा करकट है, उसको कैसे निपटाएं, उस समस्या से कैसे सुलझें, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल को कैसे निपटाना है हमें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है भारत के शहरों में। आप अपनी लैंग्वेज में सिंपली इसका आंसर आराम से लिख सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम होती है भाई, इतनी जनसंख्या है, ठीक है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सारी चीज़ें कूड़ा करकट की तरह फैलती हैं। हम नहाते धोते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो नालियों में फैलता है, गंदगी फैलती है, सीवर सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है ना हमारे सामने, तो यही हमें इसमें बतानी है। नगरीय अपशिष्ट यानी जो हमारे शहरों का जो वेस्ट मटेरियल है, पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक स्रोत। अब देख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पोल्यूटेंट हैं। नगरों में प्लास्टिक की इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, उनको निपटाना बड़ी मुश्किल की बात है। कांच यानी कि शीशा, पॉलीथीन, रद्दी के कागज़, राख, धातु, कचरा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये सारे मटेरियल बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, कूड़ा करकट बहुत बढ़ रहा है इन सारी चीज़ों का। यह अपशिष्ट घरेलू प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त हो रहा है। ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से आ रहा है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या घर हैं या कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, इन सभी चीज़ों से क्या आ रहा है, हमारा ये वेस्ट मटेरियल आ रहा है। इससे बदबू, मक्खियाँ, बीमारियाँ तथा भौम जल पर प्रभाव पड़ता है, यानी हर एक चीज़ इससे ख़राब होती है, बदबू फैलती है, ठीक है, बीमारियाँ फैलती हैं, मक्खी वगैरह हर चीज़ फैलती है इससे, ठीक है। भौम जल यानी जो पानी है ज़मीन के ऊपर वो भी दूषित हो गया हमारा इस गंदगी की वजह से। इससे टाइफाइड, गलघोटू, दस्त, हैजा बीमारियां फैलती हैं, तो ये सारी बीमारियां गंदगी की वजह से फैलती हैं, टाइफाइड वगैरह, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी समस्याएं हैं, समस्या ये आपसे पूछी थी, आपके मन में जितनी आई ना, जितना आप परेशान हो पोल्यूशन से, सब कुछ लिख देना। दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं, गंदगी फैलती है, बदबू फैलती है, एरिया ख़राब हो जाता है, पानी ख़राब हो जाता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है, ठीक है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। तो आप इसका अपनी लैंग्वेज में भी आराम से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा चैप्टर खुद करने वाला चैप्टर है, ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है इसमें, ठीक है। आपको पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव है पोल्यूशन का, जो आप बचपन में कभी चीज़ें लिखते थे ना, वही पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपका वायु प्रदूषण है उससे क्या नुकसान होंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे। वायु प्रदूषण से फेफड़ों, स्नायु तंत्र, हृदय और परिसंचरण तंत्रों के रोग उत्पन्न होते हैं। तो वायु प्रदूषण से फेफड़ों यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है पूरा, जहाँ से हम सांस लेते हैं उसमें दिक्कत हो जाती है, हमारे दिल में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, खून वगैरह हर एक चीज़ में हमारी पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो परिसंचरण तंत्र में, स्नायु तंत्र में, हृदय में, फेफड़ों में, हर चीज़ में हमारी एलर्जी हो सकती है, किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। खांसी और श्वास नली से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों की उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो जितना भी विषाक्त धुएं वाली गैसें निकलती, विषाक्त मतलब जहरीली, तो पर्यावरण में जो जहरीली गैसें निकलती हैं उनसे मानव के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। आप बता सकते हो इसमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों में, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। आँखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो वायु प्रदूषण के बहुत सारे प्रभाव हैं, हमारे सांस लेने में, हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है वायु प्रदूषण। आपको जो भी गलत चीज़ें पता हो, जो भी हो रही हैं वायु प्रदूषण की वजह से, वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करो। यानी जो भारत में पानी है वो पोल्यूटेड हो रहा है, वो कितने टाइप से पोल्यूटेड हो रहा है, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको पोल्यूटेड कर रही हैं, हमें अलग अलग कैटेगरी में बांट के बताना है इसे। जलीय प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जब भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों द्वारा जलाशयों के जल में ऐसे अनैच्छिक परिवर्तन हो जाएं
जिनसे जैव समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े उसे जलीय प्रदूषण कहते हैं। कह रहे हैं भौतिक चीज़ों से, केमिकल चीज़ों से या जैविक चीज़ों से, किसी भी चीज़ से जब पानी में कुछ अनैच्छिक यानी जो आप नहीं चाहते हैं वैसे चेंजेस हो जाएं और उससे जैव समुदाय यानी पानी में रहने वाले जीव और मानव पर बुरा प्रभाव पड़े तो उसे हम बोलते हैं जलीय प्रदूषण। जल प्रदूषण की समस्या ने दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई जैसे बड़े तथा औद्योगिक नगरों में बहुत विकट रूप धारण कर लिया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या और भी जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, उन सिटीज़ में वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़ी दिक्कत है। गंगा की आप नदी की हालत देख सकते हो, यमुना नदी बिल्कुल नाले जैसी हो चुकी है यमुना नदी। ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया कि उसका पानी कोई यूज़ नहीं कर पाता। पीने की तो छोड़ो, उसे और भी किसी काम में यूज़ नहीं कर पा रहे, इतना गंदा हो चुका है यमुना का पानी। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सिटीज़ में बड़ी समस्या है पानी को लेकर। जलीय प्रदूषण केवल नदियों, तालाबों तथा झीलों के धरातलीय जल तक ही सीमित नहीं होता, अपितु समुद्री जल तथा भूमिगत जल में भी पाया जाता है। अब वाटर पोल्यूशन जो है वो सिर्फ नदी, तालाब इन एरिया में नहीं होता, ज़मीन के नीचे भी पहुंचता है वो। अगर ज़मीन के ऊपर पोल्यूशन फैल रहा है तो वो सारे केमिकल ज़मीन के नीचे भी पहुँचते हैं और समुद्री जल तक भी पहुँचते हैं। तो हर जगह पर पोल्यूशन फैल रहा है उससे। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर फैल रहा है आजकल। जलीय प्रदूषण के लिए निम्नलिखित मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी हैं। ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वाटर पोल्यूशन फैलाती हैं। सबसे पहला घरेलू मल, डोमेस्टिक सेवेज, यानी कि जो आपके घरों का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा क्या करता है, वाटर पोल्यूशन फैलाता है। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला जो भी केमिकल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी पानी को बहुत गंदा कर रहा है। तीसरा है खेती, एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं फसलों में, तो वहाँ पे फिर हम जब पानी देते हैं तो पानी ज़मीन के नीचे भी जाता है और कई सारी जगहों पे नहरों द्वारा भी निकाला जाता है। तो उससे क्या होता है, ज़मीन भी ख़राब होती है, पानी भी ख़राब होता है। फोर्थ है तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन, जो हम हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी हमारा पानी प्रदूषित होता है। फिफ्थ है समुद्री प्रदूषण, समुद्रों में जो पानी है वो भी आजकल बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि समुद्रों में वेस्ट मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा फैल गया है। मुंबई का जो बीच है वो इतना ख़राब हो गया है, ऐसे ही बहुत सारे बीचेस हैं भारत में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी जो कि बहुत पोल्यूटेड हो चुके हैं। वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है हर एक देश के लिए। सेकंड क्वेश्चन देख लो, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करो। आपको इस चैप्टर में मेनली बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, आपको बस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से लिख सकते हो। ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज आपको इसमें नहीं लिखनी, आपको बस सारी चीज़ें बतानी है कि पोल्यूशन कैसे फैलता है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे। आपसे किसी भी टाइप का पोल्यूशन पूछे, बस आपको पता होना चाहिए कि पोल्यूशन है क्या, उससे कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, गंदी बस्तियाँ जो भारत में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये बताओ। अब ये कोई पढ़ने वाला क्वेश्चन, आप खुद भी बता सकते हो कि गंदी बस्तियों में बीमारियाँ फैलती हैं, वाटर सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, ठीक है, नालियों का पानी ऐसे ही बहता रहता है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, हर चीज़ प्रभावित होती है। तो बहुत सारी समस्याएं जो आपको पता है वो सारी आपको इसमें लिख देनी है। अब देख लो इसका आंसर, नगरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण अनेक समस्याओं का विकास हो गया है, जिनमें गंदी बस्तियों तथा नगरीय कूड़े करकट की अधिकता और निपटान सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं, जिसमें बस्तियों का गंदा होना और कूड़ा करकट का बहुत बड़ी मात्रा में फैलना और उसे कैसे डिस्पोज करें ये सोचना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। अब है गंदी बस्तियाँ यानी कि स्लम्स। नगरों में जनसंख्या अधिक और स्थान कम होने के कारण आवासीय समस्या होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई कि आवासीय मकान नहीं मिलते। नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों का निर्माण इसी समस्या का प्रतिफल है। जो आपको कम कम जगह पे बहुत ऊंचे ऊंचे घर मिलते हैं, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ मिलती हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्राय जब निर्धन लोग रोजगार की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर नगरों में आकर बसने लगते हैं तो नगरों में आवास बहुत महंगा तथा कम होने के कारण वे नगर के भारी पड़ी भूमि पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहना आरंभ कर देते हैं। कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग कमाने आते हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, तो वो मेन सिटी में तो बंगला ले नहीं सकते, उन्हें क्या करना पड़ता है, जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो वो शहर के भारी वाले एरिया में अपनी झुग्गी झोपड़ी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास घर वगैरह नहीं होते। इसी से क्या होता है, गंदी बस्तियों का विकास होने लगता है। इन गंदी बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है
और वहाँ जल तथा घरेलू मल के निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। कह रहे हैं कि ये जो बस्तियाँ होती हैं बहुत गंदी होती हैं, यहाँ पे ना तो पानी ढंग से मिलता और ना ही जो नालियाँ हैं उनका कोई प्रबंध होता है, घरेलू जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता, तो बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, यहाँ पे बहुत सारी गंदगी रहती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग अत्यंत ही निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही बेकार होता है इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का। यद्यपि इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन अनेक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है, तथापि ये आवासीय बस्तियां बहुत ही निम्न स्तर की होती हैं। गवर्नमेंट भी करती है बहुत बार चीज़ें, ठीक है, कब पक्के मकान बनवाती है, सड़कें ठीक करती है, पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना गंदा एरिया है, इसको अच्छे से मैनेज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सरकार के लिए भी। तो सरकार भी इनको मैनेज नहीं कर पाती और बहुत सारी गंदगी, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैलती रहती हैं। भारत के लगभग सभी बड़े नगरों में ऐसी गंदी बस्तियां पाई जाती हैं। आप अधिकतर बड़ी बड़ी सिटीज़ में, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, आप हर एक जगह पे क्या देख सकते हो, ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ या स्लम्स आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है। तो अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गरीब लोगों को तो स्लम्स बनानी ही पड़ेंगी, और जब स्लम्स बनेंगी तो गंदगी भी फैलेगी, पोल्यूशन भी फैलेगा, ठीक है, और उसे निपटाना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और अच्छा क्वेश्चन है, आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। अब आपको सबसे पहले भू निम्नीकरण का मतलब पता होना चाहिए। भू मतलब जमीन, निम्नीकरण मतलब खराब होना। निम्न मतलब क्या होता है, कम होना, खराब होना। तो भू निम्नीकरण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन, यानी जमीन का, मिट्टी का खराब होना, उसके बारे में बताओ और उसके उपाय सुझाओ, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। भू निम्नीकरण प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों से होता है। मिट्टी जो खराब होती है वो नेचुरली भी हो जाती है और मैन मेड चीज़ों की वजह से भी वो खराब हो जाती है। वन विनाश यानी जंगल काटना, अति चराई यानी ज़्यादा चराई करवाना, भूमि का अनुचित उपयोग अपर्दन की गति को तेज कर देते हैं। पेड़ वगैरह काटना, वहाँ पे ज़्यादा पशुओं को चराना, पेड़ पौधों का कम हो जाना, इसकी वजह से क्या होता है, भूमि जो है वो कटने लगती है। अगर वहाँ पे पानी आएगा तो मिट्टी की पकड़ खत्म हो जाती है। भूमि अपर्दन, मिट्टी अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है बहकर चले जाना, कट जाना, तो उससे मिट्टी कटने लगती है। पहाड़ी एरिया में ये समस्या मेनली होती है। अगर पेड़ पौधे वहाँ के काट दिए जाए ना तो पहाड़ के पहाड़ ढह जाते हैं अपर्दन की वजह से, क्योंकि मिट्टी में पकड़ नहीं रहती। तो वन वगैरह कटने से क्या हो जाता है, अपर्दन की समस्या बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार देश की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपर्दन की समस्याओं से पीड़ित है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, सोच लो आप कितने बड़े लेवल पे भारत की भूमि जो है अपर्दन की समस्या से जूझ रही है, यानी यहाँ पे मिट्टी की पकड़ जो वो ढीली हो चुकी है। केवल स्थानांतरित कृषि के कारण ही 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपर्दन से प्रभावित है। स्थानांतरित कृषि का मतलब जब आप एक ही जगह पर टिककर खेती करते हो तो वहाँ पे पेड़ पौधे आप काट देते हो, तब वहाँ पे फसलें होती हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़ वगैरह आपने काट दिए तो मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है और बार बार आप खेत में क्या करते रहते हो, खेती करते रहते हो, जिससे कि वहाँ पे अपर्दन की समस्या बढ़ जाती है। अपर्दन के अतिरिक्त मृदा के लवणीकरण और जल भराव के निम्नलिखित कारण हैं। अपर्दन के अलावा और क्या दिक्कत होती है, लवणीकरण यानी कि नमक का बढ़ जाना, या जो मिट्टी है उसमें कड़वापन हो जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमारी मिट्टी में फसल पैदा नहीं होती, उपजाऊपन खत्म हो जाता है। जल भराव यानी जब पानी भर जाए तो उससे भी बहुत समस्या होती है हमारी मिट्टी में। भूविज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में बांधों, जलाशयों, नहरों और तालाबों का निर्माण, यानी गलत जगहों पे हम जब बांध बना दे, जलाशय बना दे, नहर या तालाब बना दे, नहरी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग, नहरों के पानी को हम ज़्यादा खेतों में पहुँचाएँ, या अप्रवेश्य चट्टानों वाले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का रुख मोड़ना। हम बांध बनाकर क्या करते हैं, पानी को मोड़ देते हैं कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ हम चाहें अपने हिसाब से मोड़ देते हैं पानी को। तो जिस एरिया में हम पानी भेजते हैं वहाँ पे तो दिक्कत होती है। हम एक एरिया को तो बचा लेते हैं पर हम उसकी वजह से दूसरा एरिया ख़राब कर देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बांध, जलाशय, इन चीज़ों की वजह से अलग अलग एरिया में दिक्कत शुरू हो जाती है। इनके द्वारा भूमि की संभावित क्षमता घटती है, तो नेचुरली चीज़ें थी, जो नेचुरल कैपेसिटी थी ज़मीन की, वो ख़राब हो जाती है। अति सिंचाई के कारण देश के उत्तरी मैदानों में लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। कह रहे हैं कि ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से जो ज़मीन का पानी ख़त्म हुआ है, या नहरों से, नदियों से जो पानी लिया है हमने, उसकी वजह से जहाँ से हमने पानी लिया उस एरिया में लवणीय चीज़ें बढ़ गई हैं, यानी कि सोल्ट बढ़ गया है और मिट्टी में कड़वापन बढ़ गया है, जिससे उपजाऊपन को खतरा है, फर्टिलिटी कम हो रही है ज़मीन की। यही होता है सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी में अपर्दन होना, मिट्टी का ख़राब होना, मिट्टी का उपजाऊपन घट जाना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं भू निम्नीकरण, यानी ज़मीन का ख़राब होना। सिंचाई मृदा की संरचना को भी बदल देती है, यानी इरिगेशन से जो मिट्टी है उसकी शेप भी बदल जाती है, उसकी फॉर्मेशन भी बदल जाती है। इनके अलावा रासायनिक उर्वरक
यानी जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं वो भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं मिट्टी को। पीड़कनाशी, कीटनाशी यानी जो भी हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं वो मिट्टी को ख़राब कर देती हैं। शाकनाशी यानी वही जो सब्जियों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उससे मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देती हैं चीज़ें। भौतिक जो उसमें नेचुरल चीज़ें थी, उसमें जो उसकी खुद की फर्टिलिटी थी, खुद की जो पावर थी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है इन फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने से या इन दवाइयों के यूज़ करने से। ये तो थी प्रॉब्लम अब तक। अब आपसे इसी क्वेश्चन में उपाय भी पूछे थे कि आप क्या कर सकते हो इसे बचाने के लिए। तो जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी उनको कम कर दो, वही सारे उपाय हैं। तो आप इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो और ऐसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। अब पॉइंट वाइज भी लिख दो बेशक, तो आप कैसे भी लिख देना, आपको वही सारी बातें लिख देनी और ये लिख देना कि इनको हमें कम करना चाहिए। जैसे हमने भी पढ़ा कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक से, पीड़कनाशक से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों को हमें कम कर देना चाहिए, हमें नेचुरल खाद का यूज़ करना चाहिए। ये आप सुझाव बता सकते हो इसमें। मिट्टी अपरदन को हमें घटाना होगा, बांध वगैरह अनुपयुक्त क्षेत्रों में नहीं बनाने, सिंचाई के लिए कम जल का यूज़ करना होगा, भूमि जल स्तर को बढ़ाना होगा, भूमि के पानी को बचाना होगा। ये सारी बातें आपको इसमें लिख देनी है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए अपरदन को रोकने के उपाय किए जाएं। पहला पॉइंट वही है कि अपरदन को हमें रोकना चाहिए, यानी जो मिट्टी कटती है उस चीज़ों को रोकना चाहिए। कैसे रुकेगा आप? पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, वहाँ पे चीज़ों को डेवलप करो तो अपने आप ही वो चीज़ें रुक जाएंगी। पहाड़ी ढलानों पर वनारोपण करके अति चराई को कम किया जाए। वही कह रहे हैं कि पहाड़ की जो ढलान है वहाँ पर पेड़ लगाओ और चराई वगैरह को कम करो। सिंचाई का उचित प्रयोग किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक लेवल में यूज़ करो, बिल्कुल पागलों की तरह पानी को वेस्ट मत करो। उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाए, जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं उनको हमें कम यूज़ करना चाहिए। तो वही सारी बातें ऊपर वाली आपको लिख देनी और लिख देना कि इनका हमें यूज़ कम करना चाहिए, इन चीज़ों को सुधारना चाहिए। तो यही इसके उपाय हैं। तो हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताई थी ये बातें, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। अब आपका काम है अच्छे से मेहनत करना और अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना। आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। ये मत सोचना कोई और कर देगा, आपको करना है, अभी करो बिल्कुल लाइक और कमेंट, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो सभी बच्चे जिस भी वीडियो को देखें हर एक वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।